हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों जो एक आईपीओ है REIT आईपीओ, बागमाने प्राइम REIT आईपीओ, इसको लेकर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि भाई क्या इस आईपीओ में अप्लाई करें या नहीं करें, इस पर फाइनल अपडेट दो, क्योंकि कल की तारीख में इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन है। हालांकि मैंने फुल रिव्यू का वीडियो नहीं डाला था, बट मैंने एक डिटेल्स प्रोवाइड करवाई थी बागमाने REIT के आईपीओ को लेकर। तो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स ले लेंगे और फाइनल अपडेट जानेंगे कि अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ऑन EMI आईपीओ की GMP के अंदर जबरदस्त उछाल देखने को मिला है और मार्केट में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। तो तेजी के पीछे का क्या है कारण, क्या ये तेजी अब बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी, और ईरान US के बीच में जो वॉर है वो एंड है या नहीं है, वो सारी चीजें जानेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए। और दोस्तों लिंक से ही ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, बहुत सारे फेक चैनल्स हैं, ठीक है। तो लिंक से ही ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले दोस्तों जो किश्त आईपीओ है, ऑन EMI आईपीओ है, जो इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कल की तारीख में आखिरी दिन था। आज उसका अलॉटमेंट स्टेटस आने वाला है की फिनटेक की वेबसाइट पर, ठीक है। आप में से किन किन लोगों ने अप्लाई किया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने पर्सनली 2 लॉट एक ही मतलब आईडी से 2 लॉट रिटेल कैटेगरी के अंदर अप्लाई किए थे। अब देखते हैं अलॉटमेंट मिलता है नहीं मिलता है, क्योंकि अलॉटमेंट के चांसेस में काफ़ी ज़्यादा है। बिग HNI, स्मॉल HNI और रिटेल सब में है ज़्यादा ही चांसेस हैं। आपने कौन से लॉट कितनी कितनी मतलब लॉट अप्लाई किया और कौन सी कैटेगरी में अप्लाई किया, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अभी अगर बात करें इसकी GMP की, ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, तो ग्रे मार्केट के प्रीमियम में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। लगभग 20 से 22 रुपए के आसपास इसकी GMP बता रही है। लगभग मान के चले 12% के आसपास इसकी GMP है आज की तारीख में। मतलब ग्रे मार्केट में बढ़िया उछाल देखने को मिला है। और मैंने आपको कहा भी था, आपको पता भी होगा, हमने डिस्कस भी किया था वीडियोस के अंदर, भाई कम ओवरऑल अगर कंपनी के फैक्टर्स देखें, पैरामीटर्स देखें तो अच्छे नज़र आ रहे हैं। मतलब ज़्यादा इतनी कोई रिस्की कंपनी नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। बाकी अगर फाइनेंस कंपनी के हिसाब से इसके फैक्टर्स देखें तो वो भी हमने सारे फैक्टर्स चेक किए थे, वो भी अच्छे थे, ठीक है। और एंकरलेस अच्छी आई थी। उसके अलावा QIBs की तरफ से लास्ट दिन अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था। ऊपर से मार्केट की कंडीशन भी अभी आज की तारीख में अच्छी है। इस कारण क्या कि GMP में हमें उछाल देखने को मिला है। बाकी देखिए अगर मार्केट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो उसकी GMP पर वापस इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों जो बागमाने REIT आईपीओ है उसका हम हल्का फुल्का डिटेल्स ले लेते हैं, मतलब फाइनल अपडेट जान लेते हैं। देखिए मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। तो देखिए REIT होता क्या है ये भी थोड़ा बहुत समझा दूंगा और इसके बारे में भी डिटेल्स दे दूंगा। बागमाने ग्रुप है बेंगलुरु के अंदर। तो ग्रेड A ऑफिसेज जो होती है, मतलब ग्रेड A ऑफिसेज जो बड़ी बड़ी जैसे गूगल वगैरह ऐसी जो कंपनियां होती है उनके लिए ग्रेड A ऑफिसेज जो वगैरह होती है वो ये कंपनी मैनेज करती है। और उसके बदले में कंपनी के पास रेंट आता है, मतलब जो किराया आता है उससे इसकी इनकम होती है। ये सिंपल भाषा में मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा जब बड़े बड़े IT पार्क्स होते हैं, ऑफिसेज वगैरह होती है, उनको ये खरीदती है, ठीक है। खरीद के फिर ये जो MNC कंपनी जैसे गूगल वगैरह उनको किराए पर देती है, वहां से इसकी रेंटल इनकम होती है। अब ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे हम जैसे इन्वेस्टर्स होते हैं, अगर इसमें हम अगर पैसा लगाते हैं, ठीक है, तो उनको क्या मिलता है, तो उनको डिविडेंड के रूप में ये इनकम देती है। जैसे रेंट आता है इनका, तो रेंट क्या है कि डिविडेंड के रूप में इन्वेस्टर्स के अंदर बांट देते हैं। अब कितना रेंट आता है मैं आगे आपको बताता हूं। तो नॉर्मली क्या होता है, ये मतलब रियल एस्टेट टाइप की कंपनियां होती है, ठीक है। फिर यह कि SEBI के साथ रजिस्टर्ड हो जाते हैं। SEBI के साथ रजिस्टर्ड होकर REIT कहलाती है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो ये ट्रस्ट बन जाता है, ये रजिस्टर्ड हो जाता है, फिर ये कंपनी लिस्टेड होती है। कुछ इनको फंडिंग वगैरह उठानी होती है तो इस तरह से ये IPO वगैरह ला के फंडिंग उठाते हैं। मतलब जो भी पैसे की ज़रूरत होती है यहाँ से पूरी कर लेते हैं। फिर ये आगे और पार्क्स वगैरह खरीदते हैं, उस हिसाब से जो भी इनकम आती है फिर डिविडेंड के रूप में बांटते हैं। ये सिंपल फंडा है इनका REITs का। अब अगर इनके फाइनेंशियल्स देखें, ठीक है, मैंने ऊपरी देखा, ज़्यादा नहीं देखा है, तो एसेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है। बाकी ओवरऑल मैंने जोड़ा इसकी RHP वगैरह रीड की थी, उसके अंदर लगा था कि भाई इसके ऊपर जो डेट है वो कंट्रोल के अंदर है, मतलब इतना ज़्यादा डेट वगैरह नहीं है। और जो इनका प्राइस बैंड वगैरह होता है जनरली, ऐसा नहीं है कि सबका प्राइस बैंड एक ही होता है, जनरली जो प्राइस बैंड 95 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच में रखा जाता है। बाकी हाँ बहुत सारे ऐसे IPOs हैं जैसे ब्रूकफील्ड वगैरह है, माइंड स्पेस, उनके अलग थे प्राइस बैंड, ठीक है। बहुत सारे REITs IPO आते हैं, इनविट IPOs आते हैं, ठीक है। इनविट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है। कुछ रोड वगैरह पर, कुछ हाईवे वगैरह का मतलब निर्माण करते हैं, तो वो भी इस तरह के IPOs लेके आते हैं। तो इस तरह के ट्रस्ट बने होते हैं। तो ये डिटेल में जानकारी होगी, मतलब ब्रीफली हमने जानकारी ले ली। अब ओवरऑल फाइनल अपडेट क्या है, तो देखिए जनरली जो ये शेयर होते हैं, ठीक है, इनके शेयर्स के अंदर ग्रोथ कम देखने को मिलती है। जहाँ से मान लो ये 100 रुपये का शेयर है, तो जनरली आप साल भर 1.5 साल बाद भी उठा के देंगे तो 100-105 रुपये के आसपास ही मूव कर रहा होगा, या 95 रुपये के आसपास मूव कर रहा होगा। मतलब ना ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है, ना ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है, मतलब एक टाइप के स्थिर शेयर रहते हैं।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्थिर ही रहेंगे, रिटर्न देना है तो दे सकते हैं, ठीक है, बट जनरली जो पास्ट हिस्ट्री अगर उठा के देखें तो वो लगभग अपने जो इश्यू प्राइस है तो उसके आसपास ही मूव कर रहे होते हैं, मतलब शेयर के अंदर ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि ये डिविडेंड देते हैं, डिविडेंड से रेगुलर इनकम होती रहती है, शेयर ग्रोथ से रेगुलर इनकम नहीं होती, डिविडेंड्स के रूप में जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको इनकम होती रहती है। और कितनी होती है भाई, डिविडेंड कितना मिलता है ये भी तो आपको जानना जरूरी है। तो देखिए बड़ी बड़ी जितनी भी ब्रूकफील्ड है, माइंड स्पेस है, मैंने सबका डिविडेंड की हिस्ट्री देखा, ठीक है, तो उनमें से जनरली जो एवरेजली जो मैंने देखा है तो 5 से लेकर 7% के बीच में मैक्सिमम डिविडेंड ये कंपनियां दे पाती हैं, जो सालाना 100 रुपए पर, मतलब एक 100 रुपए पर मैंने काउंट किया है जो डिविडेंड यील्ड होता है, 100 रुपए पर मैंने काउंट किया है, तो 100 रुपए पर 5 से लेकर 7 रुपए का सालाना डिविडेंड मिलता है। तो अब आप सोचिए, अगर आपको कि भाई मैंने 100 रुपए किसी में लगाया, 100 रुपए का ही शेयर लिया, ठीक है, 1,000 रुपए के 10 शेयर ले लिए और 10,000 रुपए के 100 शेयर ले लिए, ठीक है, आपने 10,000 रुपए लगाए, ठीक है, अब उस हिसाब से आपको सिर्फ 5 से लेकर 7% के बीच में मुनाफा देखने को मिलता है एक शेयर के पीछे। मतलब आपने 10,000 रुपए लगाए तो आपको सालाना 10,000 रुपए पर 500 से लेकर 700 रुपए की इनकम होती है। तो क्या आप उससे संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि ये इनकम बढ़िया है तो आप इसके साथ आगे जा सकते हैं। आपको लगता है कि ये इनकम कम है, मुझे तो ये जज नहीं रहा, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो एफडीज, अगर देखा जाए एफडीज, बैंक के अंदर अगर एफडी कराते हैं तो जनरली जो बैंक एफडी अलग अलग है सब जगह, 3% से लेकर 7% के बीच में एफडीज का इंटरेस्ट मिलता है, कोई 6% है, कोई 5, इस तरह से अलग अलग बैंक्स जो होते हैं, प्राइवेट बैंक्स वगैरह। तो जनरली हम 6 से 7% के बीच में अगर मान के चलें तो एफडीज के बराबर ही रिटर्न आ रहा है। तो एफडीज में ज़्यादा सेफ्टी है, शेयर का भाव तो ऊपर नीचे होगा तो उसमें तो रिस्क रहता है, शेयर मार्केट में रिस्क तो होता ही है, पर एफडीज में इतना रिस्क नहीं है। कंपेयर करें तो अगर 5 से 7% का रिटर्न आपको चाहिए तो वो एफडीज के अंदर भी जनरली मिल जाता है। तो ये चीज़ें मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है, ठीक है। मैंने आपको बता दी कि भाई शेयर के अंदर नॉर्मली कम ग्रोथ होती है, हो सकती है थोड़ी बहुत 5-10% 2-3 साल बाद देखने को मिल जाए। जनरली अभी मैंने रीड किया जैसे ब्रूकफील्ड, माइंड स्पेस, उनमें नॉर्मल एक ग्रोथ देखने को मिली है, ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम आप कहें 5-7-10%, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये चीज़ है। और जनरली मैं इसी पे ज़्यादा इसीलिए फोकस नहीं करता हूँ क्योंकि ये जनरली डिविडेंड वाले होते हैं, इसलिए कम भी वीडियो बनाता हूँ। पर्सनली अगर मेरा पूछेंगे तो मैं तो कम इंटरेस्टेड हूँ ऐसे आईपीओस वगैरह के अंदर। बाकी आप लोग क्या करने वाले हैं, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, कमेंट करके बता दीजिएगा। और काफ़ी डिमांड आ रही थी इसीलिए मैंने सोचा आपको जानकारी दे दूँ, वीडियो बना दूँ। और ये वीडियो देखने के बाद आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो आप इस आईपीओ में अप्लाई करें या नहीं करें वो अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के ही करें, और मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। फिर दोस्तों आज बात करें मार्केट की, तो आज मार्केट के अंदर जबरदस्त बम्पर तेजी देखने को मिली, ठीक है। सेंसेक्स, निफ्टी, इनके अंदर अगर देखिए जो बड़े इंडेक्स हैं 1% से ज़्यादा की तेजी थी। बाकी जो छोटे इंडेक्स हैं, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, इनमें भी ज़्यादा तेजी देखने को मिली, नियरली 2% के आसपास तेजी थी। तो बढ़िया तेजी देखने को मिली आज मार्केट के अंदर। उसके पीछे का बड़ा रीज़न क्या है, तो देखिए बड़ा रीज़न अगर देखा जाए, बहुत सारे रीजंस होते हैं। अभी अगर देखा जाए Q4 के धीरे धीरे रिजल्ट्स आ रहे हैं और कंपनियां डिविडेंड वगैरह भी अनाउंसमेंट कर रही है, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है, तो अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसके कारण भी मार्केट में थोड़ी मजबूती देखने को मिली, थोड़ा बेस मिल रहा है। दूसरी बड़ी एक चीज़ ये है कि यूएस ईरान के बीच में जो है वॉर एंड होती हुई नजर आ रही है, मतलब ऐसी मार्केट के अंदर न्यूज़ है। मैं तो पूरा भरोसा नहीं करता हूँ ट्रंप और ईरान की बातों पर, ठीक है। अभी ऐसी न्यूज़ है कि भाई इन दोनों के बीच में शांति वार्ता चल रही है, मतलब पीस टॉक चल रही है, वॉर एंड होने की ओर है, ठीक है। ऐसा ट्रंप वगैरह जो भी ट्वीट्स वगैरह पढ़ने को मिल रहे हैं, तो इस कारण क्या है कि मार्केट को थोड़ा और सपोर्ट मिल रहा है कि भाई हाँ वॉर एंड हो जाएगी। जैसे क्रूड ऑयल के दाम भी थोड़े नीचे आ गए हैं, जैसे ये देखिए वॉर एंड होने की बात आती है तो मार्केट ऊपर चढ़ते हैं, क्रूड ऑयल के भाव नीचे गिर जाते हैं, इस तरह से सारी चीज़ें चलती, मतलब एक पैटर्न है फिक्स। और इसके अंदर अभी कुछ भी रात को अनाउंसमेंट हो जाए, कुछ भी किसी का भी माथा सनक जाए और फिर वॉर वाली सिचुएशन हो तो फिर मार्केट डाउन आ सकते हैं। तो मैं इसको पूरा भरोसा तो नहीं करता हूँ, बट हाँ आज की तारीख में जो ये तेजी है इसके कारण है। बाकी ओवरऑल Q4 के रिजल्ट्स वगैरह ये अच्छे देखने को मिले हैं। बाकी अगर बात करें कल की तारीख में मार्केट कैसा रह सकता है, तो देखिए गिफ्ट निफ्टी ग्लोबल मार्केट को देखते हुए ठीक ही लग रहा है, मतलब ज़्यादा कोई गिरावट के अंदेशा तो नहीं है। और अगर ये शांति वार्ता जारी रहती है, युद्ध पूरा खत्म होता है, तो मुझे लगता है कल और अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, पॉसिबल है, ठीक है। बाकी अभी के लिए कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ट्रंप, ईरान, इन चीज़ों का कोई भी भरोसा है नहीं, मार्केट में कुछ भी कभी भी हो सकता है।
तो ये थे दोस्तों सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।